हाँ, तो अब जैसे मान लो इसमें से अगर मैं किसी एक को भी जीरो कर दूं, चाहे अल्फा को, बीटा को, गामा को, जो मेरे पास, मैं लेटर सपोज मैं इसमें गामा को जीरो बोलता हूँ, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। ठीक है। दिस इज अ वेक्टर विच लाइन अ प्लेन। ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक प्लेन में लाई करता है। कौन सा प्लेन? तो जिस जिस जो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ ना, वही प्लेन में लाई करेगा। आई कैप एक्स का वेक्टर है, जे कैप वाई का, तो यानी एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। अब इस वेक्टर का मतलब क्या है? यानी अगर मैं एक सेंटर में एक वेक्टर को लिखता हूँ, ए वेक्टर बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, इस वेक्टर को लिख रहा हूँ। ठीक है। इस वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से शुरू होके एक वेक्टर यहाँ तक जाएगा। समझना इसका मतलब क्या? जिस पॉइंट पे जाके रुकेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा कोमा बीटा। ये जो अल्फा कैप बीटा कैप भी है। और दिस एंगल इज लेटर सपोज थीटा। दिस डिस्टेंस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। तो यानी सोचो, एक तरीका सोचो इस वेक्टर को जो हम ऐसे लिख रहे हैं, एक, हाँ हाँ, जब हम इस वेक्टर को ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका अल्फा वाला जो पार्ट है, यानी कि जो एक्स वाले में पार्ट है, ये अल्फा वाला पार्ट एक्स की तरफ है और बीटा वाला। तो ये जब मैंने ए वेक्टर लिखा, इसमें अल्फा आई कैप, मतलब क्या कि ए का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है, दैट इज अल्फा। और आई कैप उस डायरेक्शन को बता रहा है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है। और वाई एक्सिस की तरफ उसका कंपोनेंट कितना है? बीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। और जे कैप क्या है? उसका डायरेक्शन इन वाई एक्सिस। तो यानी एक तरीका सोचो, इस वेक्टर को एक लाइन और एक, शुरू से हम लोग एक एरो से दिखा रहे हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब वेक्टर का टेल जो है वो ऑरिजिन पे लाइक कर रहा है। कभी भी तुमको अगर वेक्टर इस फॉर्म का दिया हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर का टेल जो होगा वो कहाँ लाइक कर रहा है? ऑरिजिन पे। और उसका हेड वहां लाइक कर रहा है जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब अल्फा कोमा बीटा। ठीक है। एंड दिस अल्फा कोमा बीटा इज नोन एज, मतलब बेसिकली ये कंपोनेंट हो गए तुम्हें इस वेक्टर्स के जो एक्स और वाई के अलोंग है। ये समझ में आया? ये अल्फा कोमा बीटा क्या है? हाँ भैया। अब ये जो थीटा है ना, ये थीटा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल इट इज मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बीटा बाय अल्फा लिख सकते हैं ना। इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज 90 डिग्री, तो बीटा बाय अल्फा लिख सकते हैं। ये समझ में आया? तो यानी कि बीटा और अल्फा के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं इस टाइप से। अब मैंने मैग्नीट्यूड ये बोला ना, सोचो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस बड़े से साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ए बराबर रूट अंडर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस ये तुम्हारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला गया और कुछ नहीं किया गया। समझ में आया? बेसिकली हाँ दिस भैया। इज द वेक्टर एनालिसिस इन कोऑर्डिनेट्स। ये वेक्टर का एक एनालिसिस हो गया कि देखो उस वेक्टर जो हमने ए वेक्टर बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप जो लिखा, उसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन यही बताता है। अब सोचो इस एक रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें कितना चीज पता चल गया कि ए वेक्टर का एक्स के तरफ कितना कंपोनेंट है तो अल्फा, वाई के तरफ कितना है बीटा, डायरेक्शन के लिए तुम्हारे पास आई कैप और जे कैप है ही, मैग्नीट्यूड तुमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया, एक्स एक्सिस का एंगल थीटा से पता चल गया, एक्स एक्सिस का जो एंगल है। अब देखो, अभी तो तुम लोग को लगता होगा ठीक है भैया, थीटा का क्या फर्क, क्या फायदा होगा? अब देखो थीटा का फायदा दिखाता हूँ तुम लोगों को। फैक्टर जो होगा ना तुमको, कोई आदमी अगर अच्छा है ना, एकदम दिल का साफ है, तभी इस टाइप का देगा। कोई एकदम आदमी वो होता है ना, एग्जाम जो है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला आदमी होता है, उस टाइप के जो आदमी होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स को देंगे। एक्स वाई एक्सिस दे देंगे, एक्स एक्सिस दे देंगे, एक लाइन दे देंगे वो, जिसका मैग्नीट्यूड दे देंगे, इस लेंथ इसको 10 दे देंगे इसका मैग्नीट्यूड, और इस एंगल को 30 डिग्री लिख देंगे। तुम्हें बोलेंगे बताओ ए वेक्टर क्या है? दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना है, अल्फा के प्लस बीटा जे कैप के फॉर्म में लिखना है। लिखो। क्वेश्चन लिख लेना इसको, बनाओ। ए कैप ए वेक्टर को लिखना है, कैसे लिखेंगे सोचो।
आया? यही होगा तुम्हारा ये वेक्टर। सोचो करना क्या है, सोचो। तुम पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओ, और ये वाला। तो बेसिकली ये जो है ये दिस इज अल्फा, एंड ये जो है ये दिस इज बीटा। ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, इस साइड को हम लिख सकते हैं टेन साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होगा ना। परपेंडिकुलर बीटा है और हाइपोटेन्यूज 10 दे रखा है, तो बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 10 sin 30 इजिकल टू बीटा। उसी तरह अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं? 10 cos 30। तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, बस अल्फा बीटा मिल गया, लिख दो 10 30 i कैप प्लस 10 sin 30 j कैप। समझ में आया? हाँ भैया। सबको समझ में आ रहा ना? हाँ जूही सिंह, हाँ भैया। तुम आज पहला दिन ज्वाइन की हो क्या? नहीं। की थी मुझे पता नहीं। चलो कोई, ठीक है, अगला क्वेश्चन करो इसी टाइप का है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या अंतर है? ये वेक्टर अब नीचे की तरफ है, एंड दिस इज, चलो ठीक है, -30 डिग्री, मैग्नीट्यूड 10, फाइंड वेक्टर ए। ये वेक्टर ए। हमेशा एक एक चीज ध्यान सुनना, एक चीज सुन लो पहले बनाते समय। एंगल को जब भी क्लॉकवाइज नापेंगे ना, लाइक दिस, तो पॉजिटिव एंगल होता है। और एंगल को जब भी एंटी क्लॉकवाइज जब भी एंगल्स नापते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब भी एंगल को क्लॉकवाइज नापते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। जैसे देखो, अभी जो क्वेश्चन जिसमें हम क्या लिखे, -30 डिग्री, ऊपर वाले क्वेश्चन में 30 डिग्री लिखे, तो अगर नीचे की तरफ एंगल नापा जा रहा है तो बोलेंगे उसको निगेटिव मानते हैं, और ऊपर की तरफ माना जाता है तो पॉजिटिव मानते हैं। चलो ठीक है, बनाओ। है ना? आंसर इज 10 cos 30 i कैप -10 sin 30 j कैप। आर्यन, हाँ भैया। बना? नहीं बना रहे अभी। कहीं हम जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे ना? कुछ तेजी नहीं ना लग रहा मेरे पढ़ाने में कुछ? नहीं। हाँ, अगर लगे तो बोल देना कि भैया यहाँ बहुत फास्ट हो रहे हो, कुछ ज्यादा ही आप ट्रेन वॉल्ट बने जा रहे हो। रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा। अच्छा चलो, कोई एक्सप्लेन मुझे करेगा कि ऐसा क्यों आया? एनीवन, तो एक्सप्लेन कर दो। पता नहीं, अभी 2 सेकंड पहले मुझे याद था, अभी मैं भूल गया इसको। भैया वेक्टर ए का कंपोनेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में 10 cos -30 डिग्री होगा आई कैप। ठीक तो है। हम लोग उसको 10 cos 30 आई कैप लिख सकते हैं। और ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में 10 sin -30 डिग्री जे कैप होगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? रुको, मुझे किससे पूछना है। नहीं, मैं इधर भूल क्यों जाता हूँ इतना, मैं समझ नहीं आता। अनिकेत बताएगा मुझे। ये sin -30, बच्ची ने साइन -sin 30 कैसे बोल दिया? अनिकेत, क्या बोले भैया, एक और बार रिपीट कीजिए। ये sin -30 जो है, उसने बोला ना -sin 30।
हाँ, वो कैसे बोल दिया उसने? पता नहीं भैया। मैंने जो लिखवाया था, एक मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था ना, उस दिन तुम थे ना क्लास में? एक क्लास मैंने छोड़ा था बीच में। क्यों, तो नेटवर्क इशू था? हाँ भैया, वो नेटवर्क इशू था। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज एज फास्ट एज यू कैन। फॉर्मूला हेल्प करेगा। इसलिए उस बच्ची ने साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोल दिया, ठीक है। साइन माइनस 30 क्या होगा? माइनस साइन 30, इसलिए ऐसा हुआ। ओके भैया। सारे बच्चे ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले जरूर याद रखें, क्योंकि वेक्टर्स में एंगल्स का क्या, कहाँ से कौन घूम जाएगा, यू डोंट नो। सो याद रखना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हैंड सब थम्स अप लगा दो इसको, इसको समझ में आ रहा है। ठीक, तो मैं फिर आगे पढ़ूंगा, पता चला तुमको पाया ही नहीं। चलो, कम से कम 3 बच्चों को समझ में आया। बाकी दिव्यांगी कुछ बोलती नहीं है। चलो आज से पूछते हैं, दिव्यांगी। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये वाला देखो, तो तुम लोग खुल के काहे नहीं बोलते हो? सोच समझ नहीं समझ में आता, मैं तो बार बार पूछता हूँ, क्यों नहीं समझ में आया, नहीं आया? खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्योंकि इस बार ऐसे है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूँ, इसका -30 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 cos -30। और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, 10 sin -30। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ ये है, वाई एक्सिस की तरफ ये है। ऐसे वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला वो है, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 cos -30 i कैप प्लस 10 sin -30 j कैप। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दिया, तो 10 cos θ i कैप -10 sin 30 डिग्री j कैप, ये 30 डिग्री होगा। अब समझ में आया? हाँ। बहुत अच्छा। इसने शायद बीच में ना बोला था क्या? चलो, नहीं बोल, हाँ बोले। नहीं नहीं, तो कोई कोई शायद, चलो कोई नहीं। अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे ये जो अल्फा बीटा लिखते हैं ना हम लोग, ए वेक्टर बराबर ऐसे हम लोग लिखते हैं, ए वेक्टर बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो अल्फा कोमा बीटा का जो ये होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये ध्यान रखना। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अल्फा कोमा बीटा का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, उस ऑर्डर्ड पेयर को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये ध्यान रखना। अच्छा चलो, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम हौले हो, मतलब एकदम आराम से। सोलर सिस्टम के बारे में कभी पढ़ा है? कभी भी आज तक? हाँ भैया। हाँ। कितने प्लैनेट्स होते हैं उसमें टोटल? ये वेक्टर से हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जानबूझ के। 8। 8 प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पास में सन के? मरकरी। उसके बाद? वीनस। वेनस। और वेनस के बाद अर्थ? अर्थ। अच्छा अच्छा, रिंग किसके पास होता है? सैटर्न। सैटर्न। यूरेनस के पास कभी सुना है रिंग होता है? अभी सडनली डिस्कवर हुआ है शायद। अच्छा अच्छा, और सैटर्न का रिंग क्या काम करता है? सिर्फ शो के लिए है कि कुछ काम भी करता है वो? बचाता है सैटर्न को। सैटर्न को बचाता है किस चीज से? हाँ, जो गैलेक्सी में कुछ जैसे म्यूटेट वगैरह होते हैं तो शायद उनसे बचाता है। तो फिर तब तो सारे प्लैनेट के पास होना चाहिए, तब तो अर्थ के पास भी होना चाहिए। अगर ऐसा है कि बचाने वाला पार्ट ही है अर्थ को, फिर कौन बचाता है फिर? अर्थ पे भी तो मेट्रॉइड आके टकरा सकते हैं फिर। तो कॉल्ड साईफाई मूवीज वाला चीज देखे होगे ना,
साईफाई मूवी में क्या होता है, प्लेनेट पे आके टकराया मीटरॉइड, तबाह हो गया, लोग भाग रहे हैं, बच रहे हैं, टैंकर बना रहे हैं, दिस दैट सब तो ताकि दिक्कत हो जाता है अर्थ पे अगर ऐसा होता तो। लेकिन अर्थ पे तो ऐसा नहीं होता है। तो यानी इससे एक चीज तो कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन के लिए ही सिर्फ नहीं होता है, होता होगा प्रोटेक्शन के, मैं एकदम मना नहीं करता। इट में हैपन कि वो कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा उसको, और सही बात है प्रोटेक्शन करता भी होगा प्रोवाइड। लेकिन क्या मेन उसका थी है, मतलब मेन काम क्या लगता है क्या होता होगा? अच्छा एक ही बताओ, रिंग जो है वो रिंग अपने जगह अस्थिर है कि वो भी एक सर्कल घूमते रहता है? बताओ बताओ, लोग शांत हो गए, हम जानबूझ के पूछ रहे हैं ये सब, बोलो जो मन में आए सो बोलो। बच्चे ने बोला ना कि भैया प्रोटेक्शन करता, अच्छा लगा उसने शायद सोचा। घूमता हो। हाँ वो अपने वो स्थिर नहीं रहता, वो घूमते रहता है, चक्कर लगाता है, वो रिंग भी चक्कर लगाता है। अगर तुम किसी दिन रिंग पे जाके बैठ जाओगे ना, तो वो रिंग के साथ तुम भी घूमने लगोगे गोल गोल, जैसे अर्थ घूमता है ना अपने एक्सिस पे, वैसे वो रिंग भी घूमता है एक्सिस पे। किसके एक्सिस पे? वेनस के एक्सिस पे। वो बेसिकली उसको ना ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? सैटर्न को। हमारे पास भी कुछ है जो हमें ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी, हमारे यहाँ कुछ है जो हमारे वेदर को चेंज करता है, टाइड्स लाता है। पता है क्या है वो? हाँ, मून। मून। जो हमारे यहाँ टाइड्स आते हैं ना, टाइड, वो टाइड्स के कारण का वो जो कारण होता है ना उसका, वो कारण क्या होता है? मून। मून के कारण टाइड्स आते हैं हमारे यहाँ, मून के ग्रेविटी के कारण टाइड्स आते हैं। तो जो ग्रेविटी है ना वो एक बहुत बड़ा सा रोल निभाता है अर्थ, सॉरी मून के द्वारा भी, और सैटर्न पे उस रिंग के कारण भी। वो रिंग उसके वेदर के चेंज करने में वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे उसका बनने का कारण अलग है, वो बना क्यों, बात यह है कि भैया तो अगर वो लाता है तो अर्थ, अर्थ के पास ही मून क्यों है, अर्थ के पास भी रिंग क्यों नहीं है? होना चाहिए, अर्थ के पास भी रिंग होगा, लेकिन आज रिंग नहीं है ना, लेकिन होगा। रिंग तब होगा ना जब हमारा मून उस रिंग के फॉर्म में टूट जाएगा। हमारा जो मून है ना, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा रिंग बन जाएगा अर्थ की तरफ, और फिर पता है क्या होगा, वो रिंग अर्थ पे गिरने लगेगा और अर्थ तबाह हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है। और हम लोग से दिन ब दिन मून दूर जाते जा रहा है, हम लोग को पता ही है। मून धीरे 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 अर्थ से दूर जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि तुम तारा की तरह मून को भी देखोगे। उस समय वेदर बहुत खराब हो जाएगा यहाँ का अर्थ का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। जानबूझ के सब बोले ताकि तुम लोग खुलो, तुम लोग तो कुछ बोलता ही नहीं, एक बच्ची अभी बोली डाउट भैया आप, तुम लोग से फिर हमको ऐसे ही कुछ कुछ बीच में बात करना पड़ेगा, तभी तो तुम लोग एकदम। दो वेक्टर दिया है, ठीक है। अब समझो जुड़ते कैसे, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, इस तरीके से कैसे जोड़ते हैं ये समझो। ये 8 है। अगर कभी हमें दो वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया ना, ए कैप ये दिया, बी कैप ये दिया, ए वेक्टर ये दिया, बी वेक्टर, तो जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनका आई कैप के वाला आई कैप के साथ जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ जुड़ेगा, यानी 2 + 3 5 आई कैप, और -5 जे कैप, वो कट के। याद रखना आई कैप को जे कैप के साथ मत जोड़ देना। अगर कभी भी ऐसा दो वेक्टर दे दिया इस फॉर्म में, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर दे दिया 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप वाले आई कैप के साथ जुड़ेंगे और जे कैप वाले जे कैप के साथ जुड़ेंगे। ये दिमाग में रखना, ठीक है। इसको लिख लोगे, लिखने का नहीं तो मैं नोट्स भेज ही दूंगा। चलो ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके, अच्छा एक एक दो चीज और लिख लो। साइन 37 डिग्री बराबर पता क्या होता है? 3/5। ये सब एंगल्स वैसे 10th में काम में नहीं आएंगे तुम्हारे, लेकिन 11th 12th में IIT JEE के लिए बहुत काम में आते हैं। कॉस 37 डिग्री इक्वल टू 4/5। ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन करके साइन 37 को मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज आता है। साइन 53 डिग्री बराबर 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री बराबर 3/5। अच्छा टेन 37 डिग्री क्या होगा पता है? 3/4। 3/4। बहुत अच्छा। और ये 4/3, ये 6 वैल्यूज याद रखना आपने, ठीक है। अब तुमसे दो चीज पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन,
मेरे पास एक वेक्टर ए है जो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड एंगल ऑफ ए विथ एक्स एक्सिस, यानी ए एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा है ये प्राप्त करना है। फाइंड एंगल ऑफ ए विथ एक्स एक्सिस, तो ए कैप ए वेक्टर दे रखे हैं। आया आंसर 53 डिग्रीज। टेन थीटा कितना आ गया, थीटा बाय अल्फा, यानी कि 4/5 4/3, और 4/3 किसके लिए होता है, 3 डिग्री। सबको समझ में आया ये? ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, हटके मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा क्या पूछ रहे हैं क्या। क्वेश्चन है 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड एंगल ऑफ ए विथ एक्स एक्सिस, बताओ। टेन थीटा बराबर क्या आएगा, क्या बाय अल्फा, बीटा 4 अल्फा 3, क्या आ गया -4/3। अब तुम लोग बोलोगे भैया 4/3 तो पता है, बट -4/3 तो नहीं पता चला अभी तक। अच्छा, तो तुम लोग -4/3 नहीं मालूम। कोई बता सकता है टेन थीटा बराबर -4/3 तो थीटा क्या होगा? अगर नहीं पता तो आंसर यही है। अगर मतलब तुम लोग नहीं बता सकते तो आंसर यही जानो, बाद में कि जब इसमें तुम लोग जानने लगोगे तब खुद से आंसर लिखना। इसके बगल में ना एक ऐसे डब्बा लिख के छोड़ दो, और वहां पे लिख देना टाइम आने पे आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तुम लोग वैल्यू दे देना, ठीक ठाक। अभी इतना ही आंसर है, अभी ये आंसर यहीं छोड़ दो। इसमें तुम लोग को पता चलेगा कि टेन थीटा -4/3 किसके लिए, तब फिर हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। कि मैं बता दूं? बता दीजिए। नहीं नहीं, टेन थीटा बराबर थीटा यहाँ पे। अब देखो एंगल निगेटिव बोलने का तुमको मन करता नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि वेक्टर्स के बीच एंगल कहाँ से कहाँ का होता है, 0 से 180 के बीच में। तो टेन थीटा अगर -4/3 है ना, इसका मतलब एंगल होगा 127 डिग्री। वो कैसे होगा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है टेन पाई माइनस थीटा बराबर -10 थीटा होता है, ठीक है। अब देखो 4/3 किसका वैल्यू है, 53 डिग्री। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -10 53 डिग्री। -10 53 डिग्री करने का मतलब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा। ये फॉर्मूला भी तुम पढ़े नहीं हो, ये फॉर्मूला मैं पढ़ा दूंगा, मैं खुद लिखाऊंगा, लिखाया उन्होंने ना। मैं इस फॉर्मूला को लिखाऊंगा जब मैं वेक्टर खत्म करूंगा ना, ये फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ फॉर्मूला भी मैंने लिखाया नहीं, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है। तो इसके हिसाब से थीटा को यहाँ रख दो, तो 180 -53 कितना होगा, 127 डिग्री। तो थीटा बराबर 127 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे से पढ़ेंगे तब बता दूंगा। अभी बस उसके बगल में आंसर लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, एंड दिस इज माय सेकंड वेक्टर विच इज बी।
इनका रिजल्टेंट मेरे पास ये होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये एंगल लेटर सपोज अल्फा है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल अल्फा है और रिजल्टेंट और बी के बीच का बीटा है। ठीक है, ये समझना, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज सी, और ए वेक्टर सी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा और सी वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल बीटा। अब अगर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन mod A is greater than mod B. If mod A is equal to mod B, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ चीज नहीं है जो तुम लोग को बता रहा हूँ, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है जो तुम लोग को पता होगा ना तो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में तुम लोग को आसानी होगा। कहने का मतलब कि रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ बड़ा एंगल बनाएगा ना, ये जो रिजल्टेंट जिस सॉरी रिजल्टेंट जितना बड़ा एंगल उतना छोटा, अच्छा हाँ, ये उल्टा होता है। रिजल्टेंट जिसके साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव कंपैरिजन होता है ना, जैसे सोचना, एक चीज सोचना, मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर फिर से मैं उसी को बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ यूं आया, लेटर सपोज ये मेरे पास सी रिजल्टेंट है, अभी एक सेकंड से मानता हूँ, तो अगर सी रिजल्टेंट है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि तुम लोग को पता है कि भैया ये तो आपका पैरेललोग्राम तो ये बन ही रहा है, आप रिजल्टेंट सी कैसे बोल रहे हो, आपका रिजल्टेंट तो ये होना चाहिए। तो चलो मैं एक चीज बताता हूँ, सही बात है, तुम लोगों ने सोचा तो सही है। तो एक मिनट के लिए इसको मैं हटाता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। तो मान लो ए वेक्टर ये आया मेरे पास, जैसे ए वेक्टर बहुत बड़ा ही कुछ जाते हैं कोई नहीं। और जैसे मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट होगा, मैं जानबूझ के इतना बड़ा बनाया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यूं होगा। तो एक चीज सोचो कि रिजल्टेंट एंगल ए से छोटा बना रहा है कि बी से छोटा बना रहा है, बताओ। ए। ए। तो जब रिजल्टेंट जिस भी वेक्टर से जितना छोटा एंगल बनाएगा ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। अगर रिजल्टेंट ए के साथ छोटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ए बड़ा है बी से। और अगर रिजल्टेंट बी के साथ छोटा एंगल बना रहा है, देखो मैंने लिखा है ना कि अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए। अगर अल्फा बीटा के बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर बीटा बड़ा है अल्फा से तो मॉड ए बड़ा है मॉड बी से। ये चीज ध्यान रखना कि जो वेक्टर जितना बड़ा होगा, रिजल्टेंट उसके तरफ ज्यादा ही झुका होगा। वेक्टर का बड़ा होना मतलब कि रिजल्टेंट का उसके तरफ ज्यादा झुका होना, सिंपली। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ गया। अब इसका यूज देखो, अभी तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी रेयर चांस में किसी क्वेश्चन में तुमको कोई क्वेश्चन में कुछ चीज प्रिडिक्ट करना होता है ना, तो तुम आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हो, फिर उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आता फिर। क्वेश्चन लिखो, राइट अ वेक्टर which is in the direction of a vector and has magnitude equal to b vector, where a vector बराबर 2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector बराबर i cap plus 4 cap। बनाओ क्वेश्चन।
बना। मेरा शायद आ गया आंसर। हाँ बोलो। मेरा मैग्नीट्यूड √17 आया है और डायरेक्शन आया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बाई √14। सही है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें कैसा वेक्टर लिखना है, इसका डायरेक्शन तो इसका हो। डायरेक्शन इसका चुनने का तरीका क्या है, ए कैप ले आओ। ए कैप क्या होगा, 2i कैप बाई मॉड ए। मॉड ए क्या है, मॉड ए है √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 1 √14। और तो हमको जो नया वेक्टर आएगा, लेटर उसी वेक्टर बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, मॉड बी इंटू ए कैप। यही ना, डायरेक्शन ए कहाँ चाहिए, मैग्नीट्यूड बी कहाँ चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, √17, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। तो सी वेक्टर क्या हो गया, मॉड बी मतलब √17 और ए कैप मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बाय √14। तो दिस इज द डिजायर्ड वेक्टर। समझ में आया सबको क्या किया। एक बार और समझा दिए ना। हाँ अच्छा, ये चीज समझ में आया, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर की तरफ होना चाहिए। तो डायरेक्शन किसी वेक्टर से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कैप निकालते हैं ना, यूनिट वेक्टर निकालते हैं डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी वेक्टर का, ए वेक्टर बाय मॉड ए। यही होता है ना, मैंने उसे लिखाया था, इसको बोला भी था, इसको याद करना एकदम कुछ भी हो जाए। तो ए वेक्टर हमको निकल के आ गया, ए कैप निकल के आया, ए कैप मैंने निकाल लिया यहाँ से, जैसे ए कैप। और हमें मैग्नीट्यूड इसका चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से निकाल लिया, मॉड बी। तो हमें जो नया वेक्टर चाहिए उसका डायरेक्शन ए कैप का चाहिए और मैग्नीट्यूड मॉड बी चाहिए। तो मॉड बी हमको √17 आया और ए कैप हमने यहाँ से निकाल लिया। अब समझ में आया। हाँ आ गया। अब आगे देखो, मान लो तुम्हें स्पेस का कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है, लेट सपोज पॉइंट मेरे पास है 2,4,8, कुछ भी दे दिया हो, और एक और पॉइंट दे दिया हो, लेट सपोज दैट पॉइंट इज 3,7,4। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर लिखने बोलता है, इस पॉइंट को ए मानता है, इस पॉइंट को बी मानता हूँ। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर लिखने के लिए बोलता है जो शुरू तो ए से होता हो और बी पे खत्म होता हो। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इस टाइप का हो, यानी कि जिसका हेड ए पे है, सॉरी टेल ए पे है और हेड बी पे है। तो इस वेक्टर को कुछ नहीं करते, ये वाले सारे पॉइंट्स को इससे सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप के कैप लगा देते हैं। यानी 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आई कैप, 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 जे कैप, और 4 को 8 से तो -4 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड दिस इज ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी। यानी अगर मुझे स्पेस का कोई पॉइंट ए दे दिया है, स्पेस का कोई पॉइंट बी दे दिया है, और मुझे एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो ए से शुरू होता हो और बी पे खत्म होता हो, यानी कि उसका टेल जो है वो ए पे आए और हेड बी पे आए, तो उस वेक्टर को कुछ नहीं करते, बस हेड वाले पॉइंट्स को टेल वाले पॉइंट में घटाते हैं और बस आई कैप जे कैप के कैप लगाते हैं। 3 को 2 से घटाए तो 1 आया, 7 में से 4 घटाए तो 3 आया, 4 में से 8 घटा दिए तो -4। तो दिस इज रिक्वायर्ड ए बी फैक्टर। समझ में आया। हाँ भैया। इसका यूज अभी तुम लोगों को 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दिए ना तुम लोगों को। अरे बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर पढ़ा दिए हैं। नहीं। अभी 10th में तो तुम लोग साइंस में क्या क्या पढ़ लिए हो, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक। इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट हुआ अभी। अच्छा, तो चार्ज के बीच में फोर्स, कूलम्स लॉ पता है, कूलम्स लॉ। हाँ भैया। कूलम्स लॉ तो सर पता है हमें ना, K(Q1Q2/R²। जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट होगा फिर तुम लोग कहीं से। फोर्सेस ये होते हैं ना, K(Q1Q2/R²। देखो क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, एक चार्ज है जिसका वैल्यू 3 कूलम है यहाँ, ठीक है, जो कि पॉइंट 1,2,3 पे रखा हुआ है। एक चार्ज है जिसको 5 कूलम है जो पॉइंट 4,6, एक 3,3,5
5 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें फोर्स बताना है ऑन, इसको मान लो चार्ज टू, इसको मान लो 1, तुम्हें बताना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये 2 1 लिखने का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है। लिख सकता है तुम लोग, मतलब आप लोग लिख सकते हैं कोई इसको, मैं बताऊं। हम लोग को ये मतलब सर पढ़ाए नहीं है, बस फॉर्मूला पता था मुझे। तो फॉर्मूला पता है ना, तो बस मेरा काम बन गया, तो कुछ नहीं। फोर्स क्या होता है, के का वैल्यू 9 पे पावर 10 पे पावर 9 होता है, तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आगे चल के सर बताएंगे। ये के का वैल्यू 9 टू 10 पावर 9 होता है। तो दरअसल जो फोर्स होता है ना, फोर्स तुम लोग को इतना तो पता होगा कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल इच अदर, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर, ये तो पता है। हाँ भैया। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव ही तो हैं, तो यानी कि जो 3 5 पे लगाएगा वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो दरअसल जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब सोचो तुमको Q1 दे रखा है 3, Q2 दे रखा है 5, के का वैल्यू तुमको मैं बताया, तो फोर्स क्या आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 5। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, इस पॉइंट से जोड़, इस दोनों पॉइंट के जुड़ने वाला वेक्टर बता सकते हैं क्या हम लोग। इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे खत्म होने वाला वेक्टर बताओ क्या होगा। पॉइंट 1 से शुरू होके पॉइंट 2 पे खत्म होने वाला वेक्टर। हाँ बोलो। 2 i cap 1 j cap k cap। ठीक, 2 क्या, सबको समझ में आया ये इसका एप्लीकेशन है। मैं ये बता के आगे बढ़ जाता ना तो समझ में नहीं आता कि भैया क्यों बताए, इसलिए मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन आता है उस फॉर्मूले का। ये आया, तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, और यही तो आर स्क्वायर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर होगा, यानी कि जो आर स्क्वायर होगा कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9। और आर कैप क्या होगा सोचो, वेक्टर बाय मॉड वेक्टर यानी कि 9। ये मेरा आर कैप हो गया, तो बस 9 से 9 कटा एंड आई गॉट 15 इंटू 10 पावर 9, और जो कैप आना था वो कैप आ गया, यानी कि 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई 3। ये 3 क्यों लिखा, मॉड लिख रहा हूँ इसीलिए। दिस इज द फोर्स। अभी अगर नहीं भी समझे इस चीज को तो नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा था कि ये जो चीज मैंने बताया ना, ये वाला चीज अभी जो मैंने बताया, इसका एप्लीकेशन कहाँ पड़ता है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पड़ता है। इसका चीज ऐसे क्या करेंगे, वो पॉइंट दे देंगे तुम्हें, तो तुम्हें वेक्टर निकालना पड़ेगा। उस वेक्टर को निकालने के लिए तुम्हें ये आना चाहिए कि दो पॉइंट के बीच का वेक्टर लिखते कैसे। अगर तुम्हें स्पेस का कोई दो पॉइंट दे दिया है तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो दरअसल इस तरीके से लिखते हैं। क्लैरिटी है, देखो इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर बताएंगे तुम लोग को आगे, लेकिन मैं सिर्फ तुम लोग को एप्लीकेशन बता रहा था उसका। समझ में आया उसका एप्लीकेशन। हाँ भैया आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग डॉट सॉरी प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसा कोई भी है जिसको लग रहा हो कि भैया कुछ नहीं समझ में आया, तुमको बोलो, तो हम कोशिश करेंगे उसको फिर से समझाने का। कुछ कुछ चीज अगर लग रहा हो कि भैया ऐसा नहीं समझ में आया पीछे। निकालो, क्वेश्चन यही है।
क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, तो समझ रहा है ना सब क्वेश्चन। ये एक वेक्टर ए है, ये 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये 2 मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यू हैव टू फाइंड सी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर? वो अल्फा कैप प्लस बीटा जे कैप फॉर्म में निकालना। निकालो। करना। चलो मुझे वॉलंटियर करो, कोई तो वॉलंटियर करेगा ही। दिव्यांगी। हाँ। बताओ क्या करें। बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में है बोलो। कुछ तो आता, कुछ तो देख, कुछ तो क्या ही होगा ना इसमें। अरे यार, चलो देखो, हमको ये दे रखा है ना कि ए वेक्टर। तो निराश कर देते हो यार, कुछ तो बोलते ना तुम लोग, कुछ भी तो बोलो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। क्या मतलब सी वेक्टर बराबर, कम से कम तुम लोग इतना तो किए होगे ना कि भैया सी वेक्टर को हम ये तो लिख ही सकते हैं। तो हम लोग, अगर हमको ए वेक्टर मालूम होगा भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सी वेक्टर निकालना है ना। तुम लोग ए वेक्टर को तो लिख ही सकते थे वहां पे। 3 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 3 sin 30 डिग्री जे कैप, cos 33 √3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप।
ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर माइनस 2i जे कैप 2i कैप हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन होगा तो माइनस 2i कैप हो जाएगा। अगर इस तरफ होता तो 2i कैप, और अगर उस तरफ होगा तो माइनस 2i कैप। तो बी वेक्टर, तो हम यहाँ पे सी वेक्टर निकाल ले सकते हैं, माइनस ए वेक्टर यानी कि -3√3/2i कैप -3/2j कैप, और माइनस बी वेक्टर मतलब माइनस माइनस प्लस। लो आ गया आंसर, 2 -3√3/2i कैप -3/2j कैप। तो हमको ये बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आया, कहाँ पे आप लोग को लगा कि दिक्कत हो रहा है भैया, नहीं आया करने में? बोलोगे तो मैं भी समझूंगा, तो मैं भी वहाँ के लिए क्लियर करना चाहूंगा फिर। समझ में आ रहा है ना वेक्टर चैप्टर? ये बताओ हम लोग को वेक्टर चैप्टर तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना? आ रहा है भैया। वो मतलब लगभग बन गया था, पर लगा नहीं कि मेरा आंसर सही है, तो अच्छा कोई नहीं, ये देखो मैं फिर सोच। से एक ही मैं बोलता हूँ, मुझे आपके आंसर से कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं आपके सिर्फ थॉट जानना चाहता हूँ। अगर आप देखो, सिंपल सा लॉजिक है, तुम लोग को अगर थॉट आता होगा ना किसी भी क्वेश्चन का, अगर तुम लोग को एल्गोरिथम आता होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, 100% श्योर है कि तुम लोग से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। बट सबसे पहले थॉट को जनरेट करना सीखो, डरना नहीं है कोई क्वेश्चन से। ऑलवेज ट्राई टू जनरेट सम थॉट, कुछ ना कुछ सोचने का कोशिश करो, कुछ भी तो सोचें। गलत होगा होगा, क्या दिक्कत है, एग्जाम थोड़ी ले रहे हैं। तुम लोग हमको बोलेगा, हमको अच्छा लगेगा, फिर हम सोचेंगे अच्छा बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है, तो मैं अपने गलती को भी सुधारूंगा कि मुझे लगता है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसलिए बच्चा गलती कर ले रहा है यहाँ पे। थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज डिफरेंट थिंग। लेकिन सोचो, पहले क्वेश्चन पे सोचो, दिमाग लगाओ। जब तक इस ब्रेन को अब वो नहीं करेंगे ना, जोड़ नहीं डालेंगे ना, तब तक ये ब्रेन काम नहीं करना चाहेगा। चलिए उसके उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं बना बना नहीं बना, बट अब हमेशा सोचो। अब ये बोलो कि किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो, भैया यहाँ समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। जूही समझ में आया? हाँ आगे। श्रेया? हाँ भैया। अनिकेत? हाँ भैया आ गया था। ओके, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इस चैप्टर के सबसे अंतिम पार्ट पे पहुंच गए हम लोग, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ टाइम कम्स फॉर, सारा इसके बस सम का तो बात हो गया, अब वेक्टर प्रोडक्ट का बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं ये टॉपिक खराब लगा मुझे थोड़ा सा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ मैंने क्यों मिटाया, फिर मैं बताऊंगा। मुझे लिखना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब वेक्टर का प्रोडक्ट ना दो तरीके से हो सकता है, समझना। एक को कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने मिटा दिया वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट लिखता तो लगता है भैया वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं तो दोनों प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी। अब देखो क्या है, हाँ ये ध्यान रखना कि डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट अलाउड, डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट अलाउड। दो वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आदमी पूछ सकता है क्या दो वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, दो वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता हम कभी भी। ठीक है, तुम लोग का अगला क्लास कितने बजे से?
एक ही क्लास है आज। शादी की क्लास। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे दो वेक्टर ए और बी, ए डॉट बी, जब स्केलर प्रोडक्ट होता है ना तो प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं, ए बीच में एक डॉट फिर बी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा जो इन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड। अब देखो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ना, जब वो एक स्केलर देता है, सोचो मॉड एक नंबर है, मॉड भी एक नंबर है, कॉस थीटा भी एक नंबर है, इसमें डायरेक्शन तो कहीं है ही नहीं। तो अगर जब भी दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि वो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक वेक्टर के बदले एक स्केलर दे, दो वेक्टर के बदले एक स्केलर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। यानी दो वेक्टर को जब डॉट से प्रोडक्ट करते हैं ना, देन दे आर नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में लिखा हुआ। बट ए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उनके बीच में क्रॉस का साइन जब देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड ए मॉड बी कॉस साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप डायरेक्शन है इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में दोनों के बीच में क्रॉस को दिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तीसरा वेक्टर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया डॉट और क्रॉस का चक्कर क्या है। हाँ भैया। इस केस में ए बराबर बी इजिकल टू बी बराबर ए हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। बट एक मिनट यार, ये इतना गलती हो जाता है लिखते समय, पता नहीं कुछ दिक्कत हो जाता है, इसलिए इतना गलती हो जाता है। इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये जो एन कैप है ना, ये एन कैप कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना। जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है ना, एक सेकेंड लाइट थोड़ा सा कम आना चाहिए। जो पहले लिखा है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, उसके इधर पाल्म करो अपना, ये ऐसे करते हो। जैसे मान लो ए क्रॉस बी करना है ना, फिर समझ में, देखो पहले करता हूँ बताता हूँ। जैसे कि ये ए है, ये बी है। अभी मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताता हूँ। पहले जो लिखा हुआ है ना, पहले जो लिखा हुआ है उसके तरफ अपना ये करो ऐसे, ये जैसे ए है ना, ए की तरफ ऐसे करो, ये पूरा का पूरा उंगली, ठीक है। ये पूरा का पूरा पाल्म ए की तरफ करो अपना पूरा सारा। फिर जिसके क्रॉस लिखा ना उस तरफ मोड़ो, जिसके तरफ लिखा उस तरफ मोड़ो। ए से बी की तरफ जाओ, ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ जाओ। तो ये थंब जिस तरफ डायरेक्शन देगा ना, थंब थंब ए से बी की तरफ का थंब ऊपर की तरफ दे रहा है ना, दिस थंब विल रिप्रेजेंट एन कैप का डायरेक्शन। वो जो एन कैप लिखा ना मैंने, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो उसमें ये एन कैप डायरेक्शन ये थंब दिखाता है। तो ए क्रॉस बी एन कैप ऊपर की तरफ, ठीक है। बी क्रॉस ए क्या होगा, बी के लिए हमको पहले बी के लिए सोचो ऐसे करना पड़ेगा। बी के लिए मैं इस तरफ जाऊंगा, जो पहले लिखा है उस तरफ पूरा उंगली करना। बी क्रॉस ए के लिए मैं बता रहा हूँ, बी की तरफ ऐसे गया, ए के लिए ऐसे गया, फिर बी से ए की तरफ जाऊंगा तो ऐसे। थंब इस बार नीचे की तरफ दिखा रहा है, पिछली बार ऊपर की तरफ दिखा रहा था, इस बार नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो वेक्टर इस बार दोनों इक्वल तो हुए नहीं, यानी कि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है। इसका कारण ये है कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। इस कारण से हम लोग ये बोलते हैं कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। बट हम लोग क्या बोलना ज्यादा समझते हैं कि माइनस हो जाता है, उसका मतलब यहाँ मैंने लिखा ना माइनस, तो दिस विल बिकम माइनस, ठीक है। ठीक,
समझ में आया ना डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जो भी पहले लिखा होगा उसको, फिर जो बाद में लिखा उसकी तरफ जाएंगे उससे होते हुए उसमें। एक मिनट लगता है मैं चलो ठीक है। प्रॉब्लम चलो कैसे निकालते हैं? अरे बोलो कुछ तो, कोई बोल दो हाँ ना, नहीं है भैया, आ गया भैया। आ आ गया। गया समझ में। आ गया भैया। हाँ हाँ ठीक है। तो ये वाला चीज, ये वाला जो चीज है ना, बी क्रॉस ए वाला और ए क्रॉस बी वाला, ये वाला चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अच्छा ठीक है, आज यहीं रहने दो, आज यहीं लीव कर दो। हुआ क्या ना कि मेरा जो पेन है ना, पेन का लीड वाला पार्ट खराब है थोड़ा सा, तो आज हम लोग यहीं इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। अगले टर्न में पूरा का पूरा वेक्टर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। भैया हाँ बोलो। भैया माइनस बी क्रॉस ए क्यों हुआ? वो देखो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मैंने बताया ना ऊपर, किससे मैंने ये फिगर बना रखा ना, ए और बी वेक्टर का भी। हाँ। तो तुम एक बार डायरेक्शन निकालो, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, पहले खुद से निकालो ए क्रॉस बी का, सब निकालो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, बताओ कहाँ आता है। लेफ्ट तुम्हारे मोबाइल के ऊपर आ रहा है कि मोबाइल के नीचे आ रहा है, ये बताओ। ऊपर। ठीक है। ऊपर अब आ बी रहा क्रॉस, अब बी क्रॉस ए का बताओ। नीचे। तो बताओ डायरेक्शन सेम है क्या दोनों वेक्टर का? नहीं। तो कैसा है, अपोजिट है। हाँ अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड के केस में तो मॉड ए दोनों के लिए सेम आएगा, मॉड भी हम्म। दोनों के लिए सेम आएगा, साइन थीटा तो दोनों के लिए हमेशा सेम ही है दोनों केस में, अलग तो है नहीं। अंतर किसका पड़ रहा है? बस डायरेक्शन का अंतर किसका पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्ट। का। और डायरेक्शन भी ऐसा हो रहा है कि एक का ऊपर आ रहा था एक का नीचे, इसीलिए बस वो माइनस साइन लगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के केस में तो वेक्टर का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्शन का तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, नहीं है ना। नहीं। बस इसलिए उस केस में दोनों बराबर है, इसलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए है, और इस केस में अलग है। समझ में आया? हाँ। अब तुम लोग क्या करना ना, जो तुम लोग को सर शायद बोले भी होंगे, कल बात हुई अतुल सर से, बात हुई क्या कल या परसों में कभी? नहीं। अतुल सर से बात नहीं हुई है? तुम लोग अपना अभी जो डाउनलोड करते हो सीट वीट, वो कहाँ से करते हो? वेबसाइट से। हाँ, तो उस वेबसाइट में जाना और 11th वाले में जाके वेक्टर का मैथमेटिकल टूल्स करके एक सीट का नाम होगा, क्या नाम होगा? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल डीपीपी करना है। नहीं, सीट निकाल लेना उसका तुम लोग। पूरा बुकलेट। हाँ पूरा बुकलेट, और मैं अभी क्वेश्चंस मार्क करके भेज दूंगा तुम लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस करके लाने हैं कल, या जो अगली क्लास होगी तब कौन कौन से क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। तो तुम लोग करके लेते हो ना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग को 10th भी तो देखना है ना। तो मुझे जितना लगेगा कि तुम लोग के लिए सफिशियंट है, मैं उतने क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बोलो, कुछ बोलना है तो बोल दो, हो जाएगा ना। हाँ हो हाँ जाएगा। भैया। ठीक है, चलो आज की क्लास नहीं लीव करते, पता नहीं लीव कहाँ चला गया मेरा। चलो ठीक है, तो आज की मैं क्लास यहीं रोकता हूँ, ऐसे टाइम भी तो हो गया शायद। अच्छा आज के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया मैं, बाद बाकी अगले क्लास से लेट नहीं होगा पक्का। चलो ठीक है, तो यू मे लीव, आप लीव कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।